हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभरावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट यूपी प्लस सी ऑडिटर के स्टूडेंट हैं, 530 सीट वाला, और आप सभी के लिए लगभग कल अपडेट आ ही गया है पूरी तरीके से। एग्ज़ाम का अपडेट काफ़ी दिनों से आप लगभग नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर से ही आप वेट कर रहे थे अपने एग्ज़ाम का कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। अब कल आपका अपडेट आ गया है 5 जनवरी 2025 को, मतलब नेक्स्ट ईयर 5 जनवरी को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का आपका यह पूरा पेपर होगा। और अभी आपके पास टोटल 50 दिन है आपके पास, तो तैयारी में जुट जाइए, मेहनत करते रहिए। सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू अटेम्प्ट करते रहिए और मॉक टेस्ट वगैरह आप सभी स्टूडेंट लगाते रहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं यूपी प्लस सी ऑडिटर वाले। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, आप लोग लगभग फरवरी मार्च तक वेट कीजिए, आपका एग्ज़ाम अभी बाद में होगा। 1828 वाले, और बाकी जो 530 सीट वाले हैं 5 जनवरी अपना डेट याद कर लीजिए। तो मेहनत करिए, एफर्ट्स लगाइए, और यही अंतिम समय है। अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, जीएफआर की क्लास है। आज की क्लास में हम जानेंगे जीएफआर है क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जीएफआर में प्रॉब्लम होती है। और आज की क्लास जनरल फाइनेंशियल रूल्स, जो आपका ये टॉपिक है, ठीक है, आपके सिलेबस में है, तो इसको आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन इसके देखेंगे और कुछ जीएफआर के बारे में जानेंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं सही तरीके से, सही स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, कंटेंट उनके पास नहीं है, या जितने स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी भी अधूरा रह गया है, तो देखिए आप सभी के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर कोर्स चलाया जा रहा है, कंप्लीट क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पे आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। मिनिमम फीस के साथ ये आपको कोर्स, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्लास लेक्चर आपको मिल जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 140 प्लस क्लास लेक्चर, प्लस आपको 7 से 8 हज़ार पढ़ने का नोट्स, ये आपको पूरा इस कोर्स के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाया गया है। तो ऐप पे आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जितने भी स्टूडेंट, जो लोगों को कोर्स के साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाना है, मॉक टेस्ट कल लॉन्च हो गया है। और 40 मॉक टेस्ट, मतलब फुल मॉक टेस्ट, 40 फुल मॉक टेस्ट आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है। 40 पेपर है आपका ये मॉक टेस्ट का। और इसमें डिटेल में ये सारे मॉक टेस्ट हैं। कॉमर्स के 65 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल, यूपी करंट, और 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर्स के। टोटल 100 मार्क्स का यह पूरा आपका पेपर है। जैसे आपका एग्जाम का पैटर्न है, उसी पैटर्न पे आपका यह पूरा मॉक टेस्ट है। इन सबके साथ साथ 8100 क्वेश्चन का ई बुक जो आपको दिया जा रहा है, ये टेस्ट सीरीज़ के साथ फ्री दिया जा रहा है। इसमें भी आपका 8100 क्वेश्चन है, कॉमर्स, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, यूपी करंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट्स है। तो ये आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ मिल रहा है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने पे आपको मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है कोर्स और टेस्ट सीरीज़, तो आप लोग हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर रजिस्टर, लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए, आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जीएफआर है क्या, व्हाट इज जीएफआर रूल 2017। वैसे जीएफआर रूल्स हम बात करेंगे, और 2017 जो है ये अपडेटेड फॉर्म में है। जीएफआर, पहले तो जीएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सामान्य वित्तीय नियम, मतलब जनरल फाइनेंशियल रूल्स। अब ये होते क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि सर ये होता क्या है, समझ ही नहीं पा रहे हैं ये होता क्या है, क्योंकि रेगुलर आप लोग पढ़े सिलेबस में है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर के सिलेबस में। तो जीएफआर देखिए, ये जीएफआर को वित्त मंत्रालय की तरफ से वर्ष 2017 में इसे लागू किया गया था। 2017 में इसे लागू किया गया था। ये है क्या? ये भारत सरकार के वित्तीय नियमों का संग्रह है। फाइनेंशियल रूल, मतलब फाइनेंस को लेकर रूल। जैसे जितने भी सरकारी विभाग है या सरकार है, उन्हें काम कैसे करना है, अगर उन्हें कोई भी गुड्स या सेवा की ज़रूरत है तो टेंडर कैसे निकालना है, ठीक है। टेंडर निकालने के लिए किस कमेटी को अपॉइंट करना है, या मान लेते हैं कि सरकार को अगर किसी भी गुड्स या सर्विस की ज़रूरत है तो वो अपना बजट कैसे तैयार करती है, ठीक है। और कितना सरकार को, मतलब 1, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, कितने गुड्स की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें डिटेल में एक लेखा जोखा तैयार करना पड़ेगा। और जीएफआर में सभी अधिकारी जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, सभी के अधिकार भी उसमें सुनिश्चित किए गए हैं जीएफआर के थ्रू। जीएफआर मतलब जनरल फाइनेंशियल रूल के थ्रू सभी अधिकारियों के अपने अपने कामकाज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, वर्णन के किसकी क्या लायबिलिटी बनती है ये भी बताया गया है। और सरकारी विभाग, सरकारी संस्थाएं अपने कामों को कैसे करेंगी, अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगी, बजट कैसे बनाएंगी, बजट के अकॉर्डिंग कैसे खरीद प्रक्रिया करेंगी, ये सारी चीज़ें जीएफआर में शामिल है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स में शामिल है। और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे पहले रहता था कि कोई भी सरकारी विभाग है, जैसे एक मैं कह दूं कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, अब उन्हें कोई भी, मान लेते हैं अस्पतालों में एक्सरे मशीन या बहुत सारी दवाओं की अगर ज़रूरत है, तो वो सरकार क्या करती थी, पहले टेंडर निकालती थी, पेपर के थ्रू टेंडर निकलता था। टेंडर निकलने पे उससे बोलियाँ लगती थी, फिर पास होने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, ठीक है। खरीद प्रक्रिया भी काफ़ी समय लगता था, टाइम लगता था, और भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा होता था। जहाँ 10 लाख का सामान है वहाँ 20 लाख दिखाया जाता था, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी सबको अपडेट कर दिया गया है। मतलब सीधी सीधी अगर
अगर हम बात कर लें तो जीएफआर 2017 मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य है जनरल फाइनेंशियल रूल का, सरकारी कामकाज की प्रक्रियाओं को सुधारना, मतलब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सही तरीके से वो खरीद प्रक्रिया को आसान बनाए। ठीक है, खरीद प्रक्रिया को, भ्रष्टाचार को कम करना, जनता के पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना, ये जीएफआर का मुख्य उद्देश्य है। आइए और डिटेल में बात करते हैं। तो सामान्य वित्तीय नियम मतलब जीएफआर जो है ये एक ऐसा नियम है जिन्हें सरकार और सरकारी संस्थाएं, गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं, उनको अपने वित्तीय कार्यों को ठीक से करने के लिए जीएफआर को अपनाती हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल को अपनाती हैं। और ये जीएफआर के नियम कौन बनाता है? ये वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है। और जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ये नियम कानून वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है और 2017 में इसे लागू किया गया था। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी पैसे को, ठीक है, सरकारी पैसे का सही और ईमानदारी से उपयोग किया जाए। जनरल फाइनेंशियल रूल का यही उद्देश्य है कि कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, सरकारी पैसे को सही तरीके से और ईमानदारी से उसका उपयोग किया जाए, कोई भी गड़बड़ी या धोखा ना हो। इसीलिए जीएफआर रूल 2017 लाया गया है। और भी डिटेल में बात कर लें, जैसे डिटेल में अगर आप पढ़ लेते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको भी मालूम है एक डेफिनेशन पढ़ने से बेटर है 2 से 3 डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो कोई ना कोई एक डेफिनेशन आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। अगर और भी डिटेल में बात कर ले तो सरकारी खरीद, जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर ले, जब सरकार को कुछ खरीदना होता है, जैसे सरकार को, जैसे सरकारी विभाग है वहाँ पे किताबें या इमारत बनाने के लिए ठेका, जैसे किताबों की अगर हम बात कर लें, जैसे प्राइमरी स्कूल है या गवर्नमेंटेड स्कूल है, सरकार को बुक्स की ज़रूरत पड़ती है जो निःशुल्क दिए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, मतलब सरकारी विद्यालयों में बच्चों को। ठीक है, तो सरकार को किताबों की ज़रूरत होती है। अब किताबें कौन प्रोवाइड करता है? बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो पब्लिशर होती है वो प्रोवाइड करती हैं। तो गवर्नमेंट तो बुक्स वगैरह पब्लिश करती नहीं है, ना ही बुक प्रिंट करती है, वो तो गवर्नमेंट खरीदती है। ठीक है, अलग अलग कंपनियों से, पब्लिशर से। तो गवर्नमेंट जितने भी सरकारी विभाग है कैसे खरीदेंगे, किस कंपनी से उचित दाम पर और सही चीज़ें कैसे खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें जीएफआर में बताई गई हैं। ठीक है, जीएफआर को लेकर मतलब इन चीज़ों को लेकर रूल बनाया गया, नियम बनाया गया है। अगर गवर्नमेंट को जैसे बिल्डिंग वगैरह सरकारी विभाग मतलब बनने हैं, ज़मीन मतलब प्लॉट पास हो गया है कि इस पर कृषि विभाग पूरा बनेगा, आयकर विभाग का पूरा मतलब बिल्डिंग बनेगी, तो सरकार किसी ना किसी कंपनी को ये टेंडर देगी। ठीक है, तो ठेका किसको देगी? गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें टेंडर प्रक्रिया के तहत ये गवर्नमेंट तय करती है। ठीक है, गवर्नमेंट टेंडर निकालती है और टेंडर निकालने के बाद जो भी कंपनी कम दाम पे अच्छी से अच्छी सेवाएं देगा, मतलब अच्छी से अच्छी सेवाएं कम दाम पे अच्छी सेवाएं देगा और उसके और भी अनुभव ये सारी चीज़ें देखा जाता है, फिर उस आधार पे गवर्नमेंट टेंडर पास करती है उस कंपनी को। ठीक है, तो बेसिकली वही मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि सरकार को जब कुछ खरीदना होता है, जैसे किताबें या इमारत बनाने का ठेका, तो टेंडर प्रक्रिया के जरिए मतलब गवर्नमेंट सरकारी विभाग को करना होता है ताकि सबसे बेहतर और सस्ता प्रस्ताव गवर्नमेंट को मिल सके। ठीक है, मतलब सरकारी पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो बिल्डिंग 10 लाख की बननी है उसके लिए गवर्नमेंट 50 लाख खर्च कर रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी मतलब ये रूल इसीलिए लाया गया है कि पारदर्शी माध्यम अपनाया जाए। 10 लाख की अगर मान लेते हैं 20 लाख की बिल्डिंग बन जा रही है तो 20 ही लाख में तैयार होना चाहिए, उसके लिए 50 लाख नहीं खर्च करना है। ठीक है, इसीलिए जीएफआर 2017 लाया गया है। और भी डिटेल में बात कर लें तो सामान्य वित्तीय नियम मतलब जनरल फाइनेंशियल रूल ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी पैसे का सही जगह उपयोग किया जाए, कोई भी गड़बड़ी मतलब भ्रष्टाचार, अनियमितता किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा ना हो सके। ठीक है, और ये नियम सरकारी कामकाज को सही दिशा में चलाते हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल्स। ठीक है, सरकारी कामकाज को सही दिशा में और पारदर्शी रूप से चलाते हैं। जैसे होता है कि एक नियम कानून बन गया कि इसी नियम के थ्रू सारे रिपोर्ट वगैरह तैयार करने हैं। ठीक है, तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स में 1 से लेकर कम से कम 200-250 रूल है और ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू लगाते हैं और मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स आपके होते क्या हैं। आई होप मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा इतने सारे डेफिनेशन, इतनी सारी बातों को लेकर। अब यहाँ पे एमसीक्यू देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएफआर के अनुसार किसी सरकारी खरीद का उद्देश्य क्या होता है? जीएफआर के अनुसार सरकारी खरीद का उद्देश्य क्या होता है? तो सरकारी खरीद क्यों की जाती है? जिससे सरकारी खरीद कैसे की जाती है आज के समय में? गवर्नमेंट टेंडर, एक तो है कि गवर्नमेंट ने अपना एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, जैसे आपको भी मालूम होगा, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ अगर खरीदना है, मतलब सरकारी विभागों को कोई भी सामान खरीदना है, जैसे मान लो एक मैं ए टू जेड मैं कह दूँ कि कोई विद्यालय है, अब वहाँ पे कंप्यूटर की ज़रूरत है, मेज की ज़रूरत है, टेबल की ज़रूरत है, पेन वगैरह की ज़रूरत है, मार्कर की ज़रूरत है, बोर्ड की ज़रूरत है। ठीक है, और भी बहुत सारे नेसेसरी आइटम है जो ज़रूरत है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैसे हम लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे खरीदते हैं, वैसे सरकारी विभाग किस पे जाएंगे? जेम पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पे जाके वो टेंडर वहाँ पे निकालेंगे और टेंडर निकालेंगे तो जितनी कंपनियाँ रहेंगी वो उस टेंडर के लिए बोली वगैरह ये सब सारी चीज़ें लगाएंगी। ठीक है, और जो कम से कम दाम में इन सभी उत्पादों को प्रोवाइड करा देगा गवर्नमेंट, उसी को ही टेंडर पास कर देंगी। तो एक बढ़िया माध्यम है जेम के थ्रू, जेम को मतलब जनरल फाइनेंशियल रूल के थ्रू इस जेम पोर्टल को लॉन्च भी किया गया है। ठीक है, जिससे गवर्नमेंट सस्ते दाम पर
अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को हासिल कर सके, अच्छे से अच्छे उत्पाद और सेवाओं को हासिल कर सके। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जीएफआर का जो उद्देश्य होता है न्यूनतम लागत पर सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करना। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तेजी से खरीद प्रक्रिया मैं कह सकता हूँ सही होता है, लेकिन जब टेंडर वगैरह पास होता है तो थोड़ा डिले हो जाता है, तो इस हिसाब से ये आंसर नहीं सही होगा। केवल उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं खरीदना, अब देखिए टेंडर पास होता है, गवर्नमेंट कोई भी प्रोडक्ट लेती है तो उसमें उत्पाद और सेवाएं अगर किसी भी कंपनी से खरीदती है तो कोई ज़रूरी नहीं है उच्च क्वालिटी की ही मिल जाए। कभी कभार कंपनियां, भाई कंपनी है, लो क्वालिटी के भी प्रोडक्ट वगैरह इस माध्यम से मिल सकते हैं, तो ये इसका एक दुष्प्रभाव है एक तरीके से। उच्च मात्रा में खरीदना गलत है भाई। जितने भी सरकारी विभाग हैं अगर उन्हें कम से कम अगर 25,000 रुपये तक का माल खरीदना है तो वो टेंडर नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा वो खरीद सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सामान खरीदना है तभी जीएफआर के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कम से कम के लिए भी जीएफआर के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, जीएफआर का मुख्य उद्देश्य है न्यूनतम लागत पर सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित करना ताकि संसाधनों का कुशलतम पूर्वक उपयोग हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीएफआर व्हाट अमाउंट कैन बी द टेंडर डायरेक्टली अप्रूव बाय द कोटेशन। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक है टेंडर। तो टेंडर आप सभी लोग समझते होंगे, टेंडर मतलब सीधी सीधी बोली लगाना, मतलब पूरी तरीके से गवर्नमेंट सरकारी विभागों को, ठीक है, जिस भी उत्पाद और सेवाओं की ज़रूरत है उसके लिए गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, टेंडर पास करती है। ठीक है, और कोटेशन क्या होता है? कोटेशन जैसे मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक है, अब मैं किसी भी कंपनी से अगर मुझे 1 लाख माल की ज़रूरत है तो मैं सभी कंपनियों से कहूँगा, 2 से 3 कंपनियों के पास जाऊँगा, कहूँगा भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे एक कोटेशन चाहिए। कोटेशन मतलब कि जो उत्पाद मुझे चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, उसकी कीमत क्या है और कितनी क्वांटिटी में ये आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वही होता है कोटेशन। ठीक है, तो जीएफआर के अनुसार किस राशि तक टेंडर को कोटेशन द्वारा सीधा स्वीकृत किया जा सकता है, मतलब कोटेशन द्वारा सीधा पास किया जा सकता है। ठीक है, किस राशि तक? तो टोटल यहाँ पे जो राइट आंसर है 25,000 रुपये। ए यहाँ पे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या कोटेशन द्वारा मतलब सीधा सीधा ए सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक अवसर पर 25,000 रुपये मूल्य तक के माल की खरीद निम्नलिखित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा, जो उस विभाग का जो अधिकारी रहेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या ऑफिसर जो रहेगा, उसके द्वारा ही किए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर कोटेशन या बोली आमंत्रित किए बिना किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है टेंडर नहीं पास करना पड़ेगा। अगर 25,000 रुपये तक का अगर किसी भी विभाग को सामान की ज़रूरत है, सेवाओं की ज़रूरत है, ठीक है, तो 25,000 रुपये बिना बोली के उस विभाग का जो सक्षम अधिकारी रहेगा वो 25,000 रुपये के माल को सीधे खरीद सकता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। ओके, या यहाँ पे अगर हम बात कर लें बिना कोटेशन की अगर सामान की खरीद होती है तो जीएफआर के नियम 154 के तहत 25,000 रुपये का माल की खरीदारी बिना कोटेशन के, बिना बोली लगाए कोई भी सरकारी विभाग किसी भी कंपनी से खरीद सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे माल और सेवाएं आ जा रही है तो इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सरकारी विभागों को क्या सामान की ज़रूरत होती है, तो सामान मैंने आपको बताया। जैसे मान लेते हैं कि जैसे एक अस्पताल है, ठीक है, अस्पताल में एक्सरे मशीन की ज़रूरत है, ठीक है, और प्लस जांच करने के लिए जो महंगे महंगे उपकरण हैं उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकारी विभाग टेंडर वगैरह निकालेगी और जीएफआर के थ्रू ये बाई कर सकती है, खरीद सकती है। ठीक है, और सेवाओं की अगर हम बात कर लें तो सेवाएं जैसे मान लेते हैं जितने भी सरकारी विभाग है वहाँ पे संविदा पे कर्मियों की भर्ती करनी है, तो संविदा भर्ती के लिए गवर्नमेंट या तो सीधा सीधा फॉर्म वगैरह आज के समय जैसा आप देखते हैं ये निकालती है, नहीं तो वो टेंडर पास कर देती है और किसी न किसी कंपनी को टेंडर अप्रूवल भेज दिया जाता है और वो कंपनी क्या करती है, भर्ती लेती है लड़कों की। ठीक है, उस आधार पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आप देखते होंगे आजकल कंपनियों के भी सरकारी विभाग में ज्वाइनिंग कराई जा रही है प्राइवेट संविदा पे। ठीक है, तो ये भी आपके हो गए। और जैसे मान लेते हैं सरकार साफ सफाई अभियान चला रही है तो किसी कंपनी को दे देती है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे गंगा जल को साफ किया जा रहा है तो किसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। ठीक है, तो यही है जीएफआर के थ्रू। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें आपके हैं। चलिए यहाँ पे आपका क्या आंसर राइट है, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है 25,000 रुपये तक कोई भी सरकारी विभाग बिना बोली लगाए उत्पादों को खरीद सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएफआर में अस्थाई अग्रिम मतलब टेम्परेरी एडवांस को क्या कहा जाता है? टेम्परेरी एडवांस को, अस्थाई अग्रिम को, तो इसे कहा जाता है कॉन्टिजेंसी फंड को ही टेम्परेरी एडवांस कहा जाता है। इसको ज़रा समझिए। जैसे जिसके पे मतलब कोई विभाग है एग्जैक्ट समय पे बहुत सारे एक्सपेंसेस आ गए हैं तो उन खर्चों की भरपाई करने के लिए कुछ कोष, मतलब सीधी सीधी हम कह दें कि सरकारी कोष में कुछ पैसे जमा किए जाते हैं और वही होते हैं कंटिजेंसी फंड, मतलब आकस्मिकता निधि। ठीक है, तो यही होता है और इसे ही हम एडवांस मतलब टेम्परेरी एडवांस हम इसे बोलते हैं जीएफआर में।
ठीक है। तो जीएफआर में अग्रिम अस्थायी को आकस्मिक निधि के रूप में जाना जाता है। आकस्मिक निधि मतलब कॉन्टिजेंसी फंड। ये एक क्या होता है, ये एक सरकारी कोष होता है जो विशेष आपातकालीन स्थितियों, अप्रत्याशित आवश्यकताओं, आकस्मिक खर्चों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सभी सरकारी विभाग कुछ पैसा मतलब फंड के रूप में बचा कर रखी रहती है, ठीक है, और समय पड़ने पर उसका उपयोग करती है। तो यही होता है कॉन्टिजेंसी फंड। इसका मुख्य उद्देश्य असामान्य अनियोजित परिस्थितियों में तुरंत फंड उपलब्ध कराना होता है, ताकि समय पर उन खर्चों का निपटारा किया जा सके जिनके बजट में पहले से कोई प्रावधान नहीं है। जैसे मान लेते हैं बजट बनता है, तो सभी बजट के अकॉर्डिंग सभी विभागों में अपने अपने बजट बनते हैं कि भैया ये बजट है इस साल का, और इस विभाग में 10 लाख के गुड्स की ज़रूरत है, 10 लाख के माल और सेवाओं की ज़रूरत है। अगर मान लेते हैं 10 लाख का गवर्नमेंट ने आपको मतलब किसी भी विभाग को, ठीक है, 10 लाख का बजट पास हो गया, सरकार ने पैसे दे दिए, और मान लेते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, खाद वगैरह की ज़रूरत है, मशीनों की ज़रूरत है, 10 लाख का गवर्नमेंट ने बजट पास कर दिया, इस विभाग को 10 लाख का माल और सेवाएं मिल गई। अब मान लेते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि बजट पूरा होने के बाद भी कुछ सामानों की अतिरिक्त ज़रूरत पड़ती है, उत्पादों सेवाओं की, तो इस सरकारी विभाग के पास कुछ पैसा फंड के रूप में ये बचा कर रखती है इसी 10 लाख में से, ठीक है, समय पड़ने पर उसी को ही खर्च करती है। तो यही होता है कॉन्टिजेंसी फंड। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आप सभी को, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएफआर के अनुसार बिल प्रस्तुत करने के बाद भुगतान का अधिकतम समय क्या है। जैसे सरकारी विभाग जिस कंपनी से या जिस सप्लायर से माल खरीदती हैं, सेवाएं खरीदती हैं, अब मान लेते हैं ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसने ए कंपनी से 10 लाख का माल खरीदा, ठीक है, अब इसने डिलीवर भी कर दिया, पहुंचा भी दिया सरकारी विभाग में, टेंडर वगैरह इन्होंने, गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला और टेंडर किसको पास हुआ, ए को पास हुआ, सरकार ने ए से खरीद लिया सरकारी विभाग ने, इसने माल और सेवाओं को लगभग पहुंचा भी दिया, ठीक है, उपलब्ध भी करा दिया। अब गवर्नमेंट इनको भुगतान करेगी 10 लाख रुपए का। तो ये नियम जीएफआर में बताया गया है कि जितने भी सप्लायर हैं, जितनी भी कंपनियां हैं जिनसे सरकारी विभाग माल और सेवाएं खरीदती है, उनको 30 दिन के अंदर लगभग पेमेंट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। इससे पारदर्शी माध्यम मतलब पारदर्शी प्रक्रिया बनी रहेगी, ठीक है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, पारदर्शी प्रक्रिया बनी रहेगी, समय समय पे लेखा जोखा तैयार होगा। तो 30 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है, इसका भुगतान कर दिया जाना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जीएफआर के अनुसार बिल प्रस्तुत करने के 30 दिनों के अंदर भुगतान किया जाना चाहिए। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में यहाँ पे बात कर लें जनरल फाइनेंशियल रूल। जनरल फाइनेंशियल रूल के अनुसार किसी भी बिल को प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान किया जाना चाहिए। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि जितने भी सप्लायर है, आपूर्तिकर्ता है या सेवा प्रदाता है, उनको समय पर भुगतान किया जाना चाहिए, जिससे सरकारी कार्य में पारदर्शिता बनी रहे, कोई भी भ्रष्टाचार ना हो और सुचारुता बनी रहे। ओके, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएफआर के तहत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो जीएफआर में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए मतलब पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए बजट निर्माण तो शामिल किया गया है, जितने भी सरकारी विभाग है उन्हें बजट बनाकर अपने सक्षम अधिकारी को, ठीक है, दिया जाता है। जो मेन अधिकारी जो होता है कि उस विभाग का, उसको रिपोर्ट दी जाती है बजट बनाकर कि 1 लाख माल की ज़रूरत है, 2 लाख की माल की ज़रूरत है, तो ये तो शामिल रहता है जीएफआर में। क्रय, सभी सरकारी विभाग कैसे माल की खरीद फरोख्त कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे खरीद करेंगे माल की, लेन देन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें भी जीएफआर में शामिल है। टेंडर निकाला जाएगा, टेंडर के माध्यम से बोली लगाई जाएगी, किस कंपनी को मिलेगा, ये सारी चीज़ें नियम कानून इसके लिए शामिल किए गए हैं। लेखा जोखा भी रहेगा, कितना माल ज़रूरत है, कितनी गुड्स की ज़रूरत है सभी सरकारी विभागों को, और कितनी सेवाओं की ज़रूरत है, कितने रुपए की, ये सारी चीज़ें लेखा जोखा रहता है। ओके, और पूरे साल भर में कितना खर्च हुआ है इसका बजट बना के मतलब सभी सरकारी विभाग रखे रहते हैं, और रिपोर्ट मांगे जाने पे सक्षम अधिकारी को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग नहीं शामिल रहता है, ये सार्वजनिक पब्लिक मैनेजमेंट में ये शामिल नहीं है, जीएफआर में शामिल नहीं है ट्रेनिंग। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में बजट निर्माण, क्रय और लेखा जोखा शामिल है, लेकिन इसमें प्रशिक्षण शामिल नहीं है, ठीक है। और जनरल फाइनेंशियल रूल के तहत सार्वजनिक वित्तीय में प्रबंधन मुख्य रूप से बजट निर्माण, क्रय, लेखा जोखा ये शामिल है, प्रशिक्षण इसलिए शामिल नहीं किया गया है। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएफआर के अनुसार खरीद प्रक्रिया में न्यूनतम कितनी बोलियों का मूल्यांकन आवश्यक है, मतलब कितनी बोलियां लगाई जा सकती हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि ए विभाग है, अब इस विभाग को मान लेते हैं 5 लाख के गुड्स की ज़रूरत है, ठीक है, 5 लाख, या कोई विद्यालय है और इसे 5 लाख के गुड्स की ज़रूरत है, जैसे सीट हो गया, बोर्ड हो गया, चेयर वगैरह हो गया, इंक हो गया, पेन हो गया, सारी चीज़ें 5 लाख का सामान है। अब ये क्या करेंगे, टेंडर निकालेंगे, और टेंडर निकालने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कितनी बोलियां लगनी चाहिए कि ये टेंडर पास हो जाए। ऐसा नहीं है कि इस सरकारी विभाग का मतलब जो अधिकारी है वो अपने जान पहचान
वालों को ही ये टेंडर पास कर दे रहा है, अप्रूवल कर दे रहा है। ठीक है, इसीलिए ये नियम लाया गया है। तो कम से कम 4 कंपनियों की बोली लगनी चाहिए। कितनी कंपनियों की? 4 कंपनियों की कम से कम बोली लगनी चाहिए। फिर उस बोली के आधार पे जिसका मतलब एक आधार से हम कहें जिसके जो कम दाम में ही, ठीक है, अच्छी सेवाएं प्रोवाइड करेगा, उचित प्रस्ताव जिसका होगा उसे ही ये टेंडर मिलेगा, टेंडर पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो सामान्य वित्तीय नियम जीएफआर के अनुसार खरीद प्रक्रिया में मूल्यांकन के लिए जो बोलियों की न्यूनतम संख्या है वो 4 है। अब बोलियां कैसे लगती हैं ये भी जरा समझ लीजिए। देखिए, बोलियां लगने के लिए सबसे पहले एक कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, टेंडर टेंडर के लिए एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी तय करती है। जैसे टेंडर पास करने के लिए पहले एक टेंडर की एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी में मतलब वित्त विभाग से लेकर मैनेजमेंट से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से लेकर सभी के एक एक एम्प्लॉय रहते हैं, एक एक अधिकारी रहते हैं। और ये कमेटी तय करती है कि इस विभाग को कितने माल की ज़रूरत है। ठीक है, लेखा जोखा तैयार करती है, उस आधार पर टेंडर ये कमेटी पास करती है। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। हाँ, जीएफआर के अनुसार सरकार के लिए नगद खरीद की सीमा कितनी है? मतलब सरकार कैश के थ्रू, नगद, कैश ऑन कैश कितने रुपए का माल लगभग गवर्नमेंट खरीद सकती है? ठीक है, तो मिनिमम ये पूछा गया है, न्यूनतम मतलब नगद खरीद, न्यूनतम नहीं। 25,000 रुपये का अगर माल की ज़रूरत है किसी भी सरकारी विभाग को, वो तुरंत खरीद सकती है। इसके लिए कोई टेंडर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बोली लगाने की, ऑक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो जीएफआर में कहा गया कि सरकार बोली और कोटेशन आमंत्रित किए बिना, मतलब कोई भी ना ही कोटेशन जारी करना है ना ही कोई बोली वगैरह लगाना है। 25,000 रुपये के माल की खरीद कोई भी सरकारी विभाग कर सकता है जीएफआर रूल 2017 के अकॉर्डिंग। और 2.5 लाख से अधिक माल की खरीद के लिए सरकार को स्थानीय खरीद समिति की सिफारिश लेनी पड़ेगी। ठीक है, लोकल जो कमेटियाँ रहती है उनकी सिफारिश लेनी पड़ेगी। और तो जीएफआर को केंद्र राज्य सरकारों के मंत्रालय, विभाग और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद ही इसे विकसित किया गया है। 2017 में लॉन्च किया गया है। जीएफआर का उद्देश्य सरकार को अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है और विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त लचीलापन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएफआर के अनुसार जो टेंडर कमेटी है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो टेंडर कमेटी का गठन ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाता है। उस विभाग मतलब कोई भी किसी विभाग, सरकारी विभाग को, ठीक है, कोई भी उत्पाद और सेवाओं की ज़रूरत है तो उसके लिए जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा? एक टेंडर कमेटी का गठन करेगा। जैसा मैंने आपको बताया, टेंडर की बोली लगने से पहले टेंडर कमेटी का गठन किया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है। तो वो ये बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। ओके, बी आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको डिटेल में देख लेते हैं। सामान्य वित्तीय नियम मतलब टेंडर का मसौदा तैयार करने, खोलने, अनुशंसा करने के लिए एक टेंडर कमेटी बनाई जाती है और टेंडर कमेटी में कम से कम 4 सदस्य होते हैं। ये ज़रा याद कर लीजिए, टेंडर कमेटी में 4 सदस्य होते हैं। इनमें 3 सदस्य जो मतलब उस विभाग से होते हैं और एक जो सदस्य होता है वो फाइनेंस विभाग से आपका हो सकता है। ये जीएफआर 2017 में बताया गया है। जैसे 25,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए की लागत वाले सामान की अनुशंसा करने के लिए 3 सदस्यों की एक स्थानीय खरीद समिति बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएफआर के अनुसार संपत्ति का निराकरण करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? मतलब अकॉर्डिंग टू जीएफआर व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर एसेट डिस्पोजल? एसेट डिस्पोजल क्या है? जैसे बहुत बार होता है कि जितने भी सरकारी विभाग है वहाँ पे जितनी भी उनकी संपत्तियाँ हैं अब वो लगभग बेकार हो चुकी हैं या नहीं भी बेकार हुई हैं, मतलब 2 साल 3 साल उनको हो गया है। अब सरकारी विभागों में जैसे बहुत सारे लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह हैं जिनसे वर्क हो रहा है। अब सरकार उसे मॉडिफाई कर रही है, उस सरकारी विभाग को नए सिस्टम की ज़रूरत है। तो जो पुराने आइटम है, पुरानी संपत्तियाँ हैं, उसको क्या किया जाता है? सरकारी विभाग उसे बेच देती है। उसी को ही बोलते हैं क्या? संपत्ति का निराकरण, मतलब गुड्स डिस्पोजल बोलते हैं। या ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसमें जितनी भी एक्सरे मशीनें हैं, एम्बुलेंस वगैरह हैं, वो लगभग पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, नो यूज़ है। तो सरकारी विभाग जो है वो उनको क्या करती है? उनकी नीलामी करा देती है, उनको बेच देती हैं बोली वगैरह लगाकर। ठीक है, अभी तक सरकारी विभाग खरीद रही थी संपत्ति, मतलब माल और सेवाओं को, लेकिन अब क्या, जो उनके पास उनकी प्रॉपर्टी है वो उनको कभी कभार बेच देती है क्योंकि अब यूज़ में नहीं है। अगर यूज़ में है तब भी बेचा जा सकता है और नया उत्पाद और सेवाएं खरीदने के लिए। तो यही होता है आपका। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सभी सरकारी विभाग क्या करती है? नीलामी करती है। ठीक है, बोली लगाती है, ऑक्शन करवाती है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संपत्तियों का निराकरण नीलामी के माध्यम से किया जाता है ताकि पारदर्शी अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएफआर के अनुसार सरकारी खातों का लेखा जोखा किस नियम के तहत किया जाता है? मतलब जितने भी सरकारी खाते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं, उनका लेखा जोखा किस रूल के तहत तैयार किया जाता है? तो सभी सरकारी विभाग जीएफआर के रूल 12 को फॉलो करती हैं।
ठीक है? जनरल फाइनेंशियल रूल 12 के तहत सभी सरकारी विभाग सरकारी खातों को तैयार करती हैं। सरकारी खातों मतलब सभी सरकारी विभागों में मतलब कितने खर्चे हो रहे हैं, बजट क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? टेंडर किसको पास हुआ है, कौन-सी कंपनी को टेंडर पास हुआ है और कितनी बोली लगी है, ये सारी चीज़ें रहती है। कौन से उत्पादों सेवाओं की ज़रूरत है नियर फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ तो ये सब जो जीएफआर का रूल है, ये सरकारी विभागों के लिए काम करने के लिए और पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही अपनाया गया है। तो आपको ओवरऑल इसमें यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है? तो ये आपका है। बाकी आज की क्लास में इतना ही, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं और मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आज की क्लास। थोड़ा डिफ़िकल्ट है जीएफआर, आपको डिटेल में पढ़ना होगा। और मेरे हिसाब से आज जीएफआर की जो क्लास है, आपको समझ में आ गया होगा कि जीएफआर होता क्या है और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये एग्ज़ाम के लिए आपके बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी, समझ में आया आपको? अगर आप जीएफआर की और भी क्लासेस चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्लास ज़रूर कराई जाएँगी। और जितने भी स्टूडेंट जिनको कंप्लीट मतलब सिलेबस पढ़ना है, चैप्टर वाइज़, सिलेबस वाइज़, तो कोर्स ऑलरेडी पूरी तरीके से रनिंग मोड में है। आप हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देखेंगे जीएफआर के, ठीक है? तो मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।